हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल में। जैसा कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है और दूसरा उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे और उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो इसे जानने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा। अब अभिक्रिया बनाने के लिए, विस्थापन अभिक्रिया बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह जानना होता है कि कौन सी तत्व कितना क्रियाशील है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए के Cl 2KCl प्लस 2KCl प्लस Zn, क्या यह अभिक्रिया संभव है? संतुलित बाद में करेंगे। क्या यह अभिक्रिया संभव है? तो नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो पोटेशियम को जिंक कैसे पटक के मारेगा? ये कभी हो नहीं सकता। आखिर एक ताकतवर आदमी को एक कमजोर आदमी कैसे पटक के मार सकता है? पोटेशियम सबसे ऊपरी सतह पर, अर्थात यह सबसे अधिक क्रियाशील है, इसमें क्रियाशील क्षमता अधिक है, अधिक ताकतवर है। लेकिन ये हमारे जिंक बहुत ही नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण यह अभिक्रिया संभव नहीं। अभिक्रिया संभव होता अगर जो ये दिया रहता है, ZnCl2 प्लस ZnCl2 प्लस K, तो ये संभव हो जाता। क्यों संभव हो जाता? क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, और जबकि जिंक को हमें भगाना है तो पोटेशियम जिंक को मार के भगा सकता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। तो ये हो जाता KCl, ये मतलब 2K होगा, यहाँ संतुलित करेंगे तो 2KCl प्लस Zn विस्थापित होगा। यह अभिक्रिया संभव है। तो अब चलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, यानी कि ये यौगिक है मेरा ZnCl2, ये यौगिक है, इसमें उपस्थित परमाणु को किसी दूसरे परमाणुओं के द्वारा ठेलकर भगाया जाता है, अर्थात विस्थापित किया जाता है। तो इसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम इसका उदाहरण इस प्रकार ले सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जली विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का जली विलयन आप लिखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का जली विलयन Ap से सूचित करते हैं जली विलयन को, प्लस फेरस, यानी कॉपर सल्फेट की जली विलयन में एक लोहे की कील काटी को डाला जाता है, तो रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन संभव है। क्यों संभव है रिएक्शन? क्योंकि फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आप देख लीजिए, कॉपर मेरा यहां नीचे आ जाता है जबकि फेरस यहां ऊपर है, तो फेरस अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए यह अभिक्रिया संभव है। तो ये कॉपर को भगा सकता है फेरस, तो ये FeSO4 प्लस Cu। अब बोलिए इसे संतुलित कीजिए, तो संतुलित करना आसान बात है। इस पर +2 आयन होता है, इस पर -2, इस पर +2, तो ये तो संतुलित ही तो है। ये असंतुलित है कहां? फेरस इधर एक है, फेरस इधर एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक, ये तो संतुलित ही है। उसी प्रकार अब सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन में, तो सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन का सूत्र क्या होता है लिखिए, तो AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन में कॉपर धातु डालने पर, तो कॉपर धातु
धातु डालिए Cu। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप देखिए ये मेरा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता। यहां अभिक्रिया संभव है या नहीं ये पहले जांच लीजिए। तो कॉपर मेरा यहां है परंतु सिल्वर यहां है, तो कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो सिल्वर को मार के भगा सकता है। तो क्या सिल्वर को हम भगा सकते हैं? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस Ag। अब इसे संतुलित, ये तो संतुलित ही है। उसी प्रकार अगला और भी उदाहरण ले सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जली विलयन में जब जिंक धातु को डाला जाता है तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का जली विलयन में CuSO4 प्लस Zn जिंक धातु डाला जाता है तो क्या रिएक्शन होता है? आप देख सकते हैं कि कॉपर से यहाँ पे जिंक कॉपर को भगा सकता है। क्यों भगा सकता है? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। कॉपर यहाँ है परंतु जिंक यहाँ है, कई कदम आगे है इससे, तो इसको मार के ये भगा सकता। तो बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu कॉपर होगा। तो इस प्रकार मेरा एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व, ये हमारे यौगिक था, इसमें उपस्थित ये तत्व था, किसी दूसरे तत्वों के द्वारा विस्थापित कर देना यानी भगा देना, तो इसके द्वारा इसको भगाया गया। उसी प्रकार इसमें इस यौगिक में यह तत्व उपस्थित है, दूसरा तत्व आके इसको मार के भगा दिया। उसी प्रकार इसमें भी Cu एक तत्व है और इसको मार के भगा दिया। तो यही कहता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कि जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व अर्थात इसमें उपस्थित ये तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अगला टॉपिक है मेरा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया लिख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, अगला मेरा आ गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले लिया जाए, किसी भी चीज को हम मान लिया जाए, एक X और दूसरा Y, X और Y ये मेरा यौगिक है। उसी प्रकार A और B ये भी मेरा यौगिक है। यौगिक कब बनता है? जब धन और ऋण दोनों रहता है यौगिक में, तभी वो यौगिक का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि धन पहले होता है ऋण बाद में होता है, धन पहले होता है ऋण बाद में होता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो अपने आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा? ये प्लस वाला ये माइनस के साथ जुटेगा, ये माइनस वाला ये प्लस के साथ जुटेगा। तो क्या ये X प्लस और माइनस XB बनाएगा? उसी प्रकार ये मेरा Y माइनस और A प्लस तो AY बनाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार मेरा हर एक सूत्र वाले अभिक्रिया में भी यही नेगेटिविटी होगा। उसी प्रकार मान लिया जाए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन दोनों परस्पर अभिक्रिया करता है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस Ag सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेगा। तो आप जानते हैं कि इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो ये आयनों का आदान प्रदान करेगा। ये सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट का साथ जुड़ कर ये सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड
Cl बनाएगा, ये संतुलित कीजिएगा, आप 2 मोल का लीजिएगा, वहां भी 2 मोल लगाना पड़ेगा, तो ये संतुलित AgCl2 आएगा, यहाँ 2NaNO3, तो वो काम आपका है संतुलित, हम पहले बता दिए। उसी प्रकार अगला उदाहरण आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र था BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसका प्रयोग बैटरी का अम्ल के रूप में भी किया जाता है, और यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर जो फर्श पे गिरा दीजिएगा तो फर्श का सीमेंट उखाड़ देता। तो इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या ये भी उभय विस्थापन अभिक्रिया करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 यौगिक है और अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब देख लीजिए बेरियम का प्लस 2 होता है, क्लोरीन यहाँ 2 हुआ तो माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। सल्फर का तो सल्फाइड का तो जानबे करते माइनस 2 होता। तो ये सब पहले बता दिया हूं। तो ये आपका ये इसके साथ बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा। उसी प्रकार ये आयन आदान प्रदान से प्लस 2HCl बनेगा, 2HCl, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक है, ये भी बहुत खतरनाक है। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम ले सकते हैं कि फेरस सल्फेट में हाइड्रोक्लोरिक, अगर जो फेरस सल्फेट में अगर जो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए तो क्या होगा? तो फेरस सल्फेट में FeS प्लस H2SO4, ये प्लस होता है, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता। क्या ये माइनस ये प्लस के साथ भाग सकता है? तो H2S ये बनाएगा प्लस ये फेरस सल्फेट बनाएगा FeSO4। उसी प्रकार और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट लीजिए, से लेड नाइट्रेट से मिटा लेते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3(2), ये मेरा लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इसकी प्रतिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड, 2 मोल के पोटेशियम का सूत्र आयोडाइड का पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर तो क्या होगा? तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा। यहां भी जस्ट वही होगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, और इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो क्या ये भाग सकता है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भाग सकता है। तो ये PbI2, यहाँ 2 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ आयोडीन 2 है। उसी प्रकार ये क्या बना लेगा? तो ये बनाएगा मेरा, ये बना जाएगा 2 मोल का। 2 क्यों लगाए ये भी बता, क्योंकि यहाँ नाइट्रेट 2 है और यहाँ पे यहाँ 2 क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ नाइट्रेट भी 2 है और पोटेशियम भी 2 है, दोनों के आगे 2 है। तो ये 2 लगा दिए, तो ये KNO3 बना सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो KNO3 बना, 2KNO3। तो यही मेरा उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाता है।